गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं लेसन सेकंड में आंकड़ों के संग्रह में आंकड़े क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के हैं, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या हानि है, दो लाभ हैं, इनके बारे में आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे आंकड़ों को संग्रह करने की विधियों के बारे में। देखिए, सबसे पहली जो विधि मैंने आपको यहाँ लिखी है, गणनाकार विधि लिखी है। गणनाकार विधि क्या है? ऐसी विधि है जिसमें जो अनुसंधान करता है वह पूछताछ करता है, जांच पड़ताल करता है प्रत्यक्ष रूप से, है ना, और आंकड़े इकट्ठा करता है। इसलिए ये प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। इसका जब सर्वेक्षण किया जाता है तो कुछ ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं। क्या क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं? कि सबसे पहली बात होती है कि सूची बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। प्रश्नों की जो सूची है वो प्रश्नों की सूची वह लंबी नहीं होनी चाहिए, यानी बहुत सारे प्रश्न नहीं होने चाहिए कि वो जो उत्तर देने वाला है वो थक जाए और आपसे भाग जाए। इसलिए प्रश्न सार्थक होने चाहिए जितनी हमारे को आवश्यकता है, और वो छोटे हो, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें उनकी संख्या नहीं होनी चाहिए। दूसरी, प्रश्नावली समझने में आसान होनी चाहिए, यानी जो उसमें प्रश्न शामिल किए गए हैं वो आसानी से समझ आ सकें और उनका उत्तर वो आसानी से उत्तरदाता दे सकें। ऐसी प्रश्नावली होनी चाहिए। उसमें जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, या ऐसे द्विअर्थीय जो प्रश्न होते हैं, जो शब्द होते हैं, उनका भी उपयोग नहीं किया जाना चाहिए ताकि वो आसानी से उत्तर दे सकें। फिर प्रश्न कम होने चाहिए और व्यवस्थित होने चाहिए। कम का अभिप्राय जैसा मैंने बताया ऊपर ही हमने दिया कि लंबी सूची नहीं होनी चाहिए, प्रश्न संख्या थोड़ी कम होनी चाहिए। दूसरा, व्यवस्थित क्रम का अभिप्राय है कि जैसे हम इसमें कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का नाम, उसका पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ठीक है, उनका एड्रेस, उसके बाद हम आगे और प्रश्न पूछ सकते हैं। ये एक क्रम है। हम सीधे ही उस व्यक्ति से उसकी आय या हम उसकी संपत्ति के बारे में नहीं पूछ सकते। ये क्रम व्यवस्थित क्रम नहीं है कि हम सीधे एक व्यक्ति के पास गए, हाँ जी आप बताइए आपकी संपत्ति कितनी है। तो ये गलत प्रश्न, ये गलत क्रम है, ये गलत तरीका है। इसमें क्या कर सकते हैं हम, सामान्य, जैसा कि इसमें अगली विशेषता दी है, सामान्य प्रश्नों से शुरू होकर विशिष्ट प्रश्नों की ओर। तो पहले हम उसका नाम पूछें, उसका एड्रेस पूछें, उसके माता पिता का नाम पूछें, फिर हम उसके आय का सोर्स क्या है, फिर कितनी आय है, फिर हम उससे आगे प्रश्न पूछ सकते हैं। ये उसका क्रम व्यवस्थित क्रम कहलाता है। तो इस तरह से जो है गणनाकार के द्वारा एक सूची को तय किया जाना चाहिए। ये प्रश्नावली होनी चाहिए, इस तरह से प्रश्न पूछे जाने चाहिए। फिर आती है सर्वेक्षण विधियाँ। सर्वेक्षण 3 प्रकार की विधियाँ हैं। पहली है डाक के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा, व्यक्तिगत साक्षात्कार के द्वारा। डाक द्वारा विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें क्या किया जाता है, डाक विभाग के माध्यम से प्रश्नावलियों को पहले ही जो निर्धारित लोग हैं उन तक पहुँचा दिया जाता है और उनसे वो प्रश्न उन प्रश्न दिए जाते हैं, वो उनका आंसर डाक के द्वारा वापस भेज दिया जाता है। तो जहाँ जहाँ डाक विभाग की सुविधाएं हैं वहाँ तक आप सर्वेक्षण आसानी से कर सकते हैं। तो इसका जो क्षेत्र है, इसका जो दायरा है खूब बड़ा है, बहुत बड़ा दायरा है, और उसमें बहुत सारे लोगों से आप सर्वेक्षण किया जा सकता है। ऐसे ही टेलीफोन के द्वारा, मतलब आप उत्तरदाता का जो नंबर है जिससे आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, आपके पास अगर टेलीफोन नंबर है तो आप जहाँ भी कहीं वो बैठा हुआ व्यक्ति है उससे प्रश्न पूछकर और अपने प्रश्नों का आंसर उससे ले सकते हैं। व्यक्तिगत साक्षात्कार का मतलब है प्रश्न पूछने वाला और उत्तर देने वाला दोनों एक दूसरे के समक्ष उपस्थित होते हैं, दोनों का होना आवश्यक है। यही साक्षात्कार कहलाता है, जिसमें कि प्रश्न पूछने वाला उससे प्रश्न पूछेगा तो उत्तरदाता उसके उत्तर देगा। इसमें उसके हाव भाव की जानकारी भी हो जाती है, जो फेस एक्सप्रेशन है उससे भी कुछ जानकारियाँ मिल जाती है। ये हमारी थी सर्वेक्षण विधियाँ। अब आती है जनगणना और प्रतिदर्श सर्वेक्षण। जनगणना प्रतिदर्श में क्या होता है कि जनगणना जब की जाती है तो जनसंख्या के सभी तत्वों को उसमें शामिल किया जाता है। जनसंख्या के जो सभी तत्व होते हैं, जैसे कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, बच्चे, बड़े, बूढ़े, है ना, और शिक्षित, अशिक्षित, कास्ट इत्यादि चीज़ों की, उसमें सब चीज़ों को शामिल किया जाता है। और इसी को ही जनगणना या पूर्णगणना कहते हैं। इसकी विशेषता है कि हर एक इकाई को उसमें शामिल किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ इकाइयों को हम शामिल कर दें और कुछ को हम छोड़ दें। मतलब एक एक घर सर्वेक्षक जो होता है वो एक एक के घर जा करके पूरी हर एक बात को, उसकी जानकारी को प्राप्त करता है। ये जनगणना कहलाती है।
प्रतिदर्श क्या होता है? प्रतिदर्श में यादृच्छिक और यादृच्छिक दो प्रकार के होते हैं। प्रतिदर्श से चयन किए गया एक समूह होता है। अब प्रतिदर्श की बात करें, इसको दो भागों में बांटा, ये आगे पढ़ेंगे। लेकिन प्रतिदर्श क्या है? जिसके अंदर एक समूह को पहले ही चयन कर लिया जाता है और फिर उससे सारी सूचनाएं प्राप्त कर ली जाती हैं, और जो सूचनाएं उससे प्राप्त की गई हैं ना, उन्हीं को ही आधार मान लिया जाता है कि भाई सभी लोग, फिर बाकी सब लोगों की स्थिति यही होगी। जैसे कि अभी इस समय आप देखिए कि अभी हम महामारी, ये कोरोना जो है, ये कोविड-19 की अभी आके गई है, और इसके अंदर क्या किया जाए कि मान लीजिए अगर पता किया जाए कि एक इलाके में से कुछ लोगों की को बुला करके और उनकी जांच की जाए, और उन जांच में जो भी रिज़ल्ट आए वो सारे के सारे जितना भी क्षेत्र है उसके लिए मान लिया जाए, ये प्रतिदर्श कहलाता है। यानी कि वहाँ एक समूह को लिया, उस समूह के जो रिजल्ट मिले, जो भी उसके रिजल्ट से परिणाम थे, उन परिणामों के आधार पर सबको उसी तरह से मान लिया गया कि जैसे 100 लोगों का आपने वहाँ पर चुनाव करके और उनका टेस्ट कराया, और उनमें से जो भी हमको सूचना मिली कि 100 में से अगर 50 लोग बीमार पाए गए हैं, तो ये मान लिया गया है कि पूरा ये जो एरिया है इसमें 50% लोग कैसे हैं, इस बीमारी से ग्रसित हैं। ये हमारा प्रतिदर्श कहलाता है। ठीक है। अब इसके जो दो टॉपिक है, यादृच्छिक और अयादृच्छिक, ये लॉटरी सिस्टम होती है। इस लॉटरी सिस्टम के अंतर्गत क्या किया जाता है कि लॉटरी डाली जाती है, सब लोगों को शामिल करके उनके नाम की लॉटरी डाल दी जाती है। फिर कुछ उसमें से पर्चियाँ छांट ली जाती हैं। तो देखो, सबके आने की संभावना है। जैसे 10-50 लोगों के नाम की आपने लॉटरी डाली और उसमें से आपने 10 पर्चियाँ छांट ली, तो बाकी 40 के आने की भी तो संभावनाएं थी। तो वहाँ 50-50 का एक रेशो होता है, उसके आधार पर चुनाव किया जाता है, मतलब उनसे रिपोर्ट परिणाम प्राप्त कर लिए जाते हैं। ये यादृच्छिक कहलाता है। अब आगे का जो टॉपिक है हम ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।